प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की कक्षा में जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसमें 3 का पाठ श्यामचरण दुबे द्वारा लिखित है, उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम श्यामचरण के बारे में जानकारी कर लेते हैं। प्रसिद्ध समाजविद श्यामचरण दुबे का जन्म 25 जुलाई 1922 को मध्य प्रदेश के सिवनी गांव में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं तुम्हें इस पुस्तक से हटकर लेखक परिचय बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुने। हो सकता है तो अपनी नोटबुक में भी लिख लें। क्या बताया है कि प्रसिद्ध समाजविद श्यामचरण दुबे का जन्म 25 जुलाई, क्योंकि पुस्तक में सिर्फ 1922 दिया हुआ है, तुम्हें लिखना है 25 जुलाई 1922 को। यहाँ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में तुम्हें पूरा लिखना है, मध्य प्रदेश के सिवनी में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई थी। लगभग 8 साल की अवस्था में इनके सिर से माता का साया उठ गया, अर्थात जब 8 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। पिता के संरक्षण में इनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने मानव विज्ञान को आगे के अध्ययन के लिए अपना विषय बनाया। देखिए, राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद मानव विज्ञान के आधार पर ही अपना आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जाति पर इन्होंने उल्लेखनीय कार्य भी किया। किशोरावस्था में इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन करना शुरू कर दिया। सन 1955 में इनकी इंडियन विलेज, कौन सी, इंडियन विलेज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। हिंदी में यह भारतीय ग्राम नाम से प्रकाशित हुई, क्योंकि इंडियन भारतीय विलेज ग्राम इस नाम से भी इसका प्रकाशन हुआ। दुबे जी को हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार प्राप्त। यही कारण है कि इन्होंने दोनों भाषाओं में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया, हिंदी में भी किया और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लिखी इनकी रचनाएं में इंडियाज चेलिंग विलेजेस, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स और इंडियन सोसाइटी प्रमुख। मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बौद्ध और संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र आदि इनकी हिंदी की पुस्तकें। परंपरा, इतिहास, बौद्ध और संस्कृति के लिए इनको वर्ष 1993 में ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। फरवरी 1996 में इनका देहांत हो गया।
श्यामचरण दुबे समाज वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी इस योग्यता को प्रदर्शित किया। उच्च शिक्षा संस्थान शिमला में उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया। वे जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इनके अलावा वे समय समय पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार भी रहे। इस प्रकार हम देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी रचनाओं का वर्णन किया। हिंदी में उनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं, प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया था और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे थे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत समुदायों का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज रूप से प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये निबंध है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लोग चमक दमक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो जो वास्तविकता है उसको इसमें प्रस्तुत किया और ये क्या है? निबंध है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे। जब हम टीवी में, मोबाइल पर देखते हैं कि फिल्मी सितारे कौन से साबुन का, कौन से शैम्पू का, कौन से कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तो हम भी उन्हें देखकर उन्हीं की स्टाइल में प्रयास करते हैं। लेकिन यह उचित नहीं है। इसलिए कवि ने इन सब के माध्यम से ही हमें बताया है कि हम उपभोग करने के लिए कि जीवन में कौन सी वस्तुओं को अपनाऊं, हम लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, विज्ञापन देखकर आकर्षित होते हैं, जबकि वो सब हमें भ्रम में डालने वाले। उन्हीं को ही इस पाठ में उजागर किया। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जाती है। जो संपन्न है और साथ ही साथ जो प्रमुख वर्ग के लोग हैं, वही लोग ही इस जीवन को अपना सकते हैं, जिसे सामान्य जन भी, साधारण व्यक्ति भी ललचाई आंखों से देखता है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विकास भी बढ़ेगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। क्या दिया हुआ है? किसके द्वारा लिखित है? श्यामचरण दुबे और निबंध। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। क्या कर रही है? एक नई जीवन शैली, जीवन जीने का जो तरीका है और नए ढंग का, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। क्या वो उपभोग कर रहे हैं? उनका दिखावा है वह
उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। क्यों उत्पादन बढ़ा रहे हैं? सभी के लिए, हम उसे उपभोग करें, हम उससे सुखी रहें। इसलिए सुख की व्याख्या बदल गई है, सुख की जो परिभाषा है वह बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। किसे सुख माना गया है? मन से नहीं। क्या हम भोग कर रहे हैं? हमें अभिमान होता है कि मैं इस तेल का उपयोग कर रहा हूँ, इसका उपभोग कर रहा हूँ, इस साबुन का कर रहा हूँ, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ। ये जो सारे उपभोग है वही क्या है? उसी को ही सुख माना है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है थोड़ा सा नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं, उत्पादन तो हमारे लिए हो रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। हम क्या देखते हैं? इनके चक्कर में हमारा आचरण है, व्यवहार है, वह भी बदल रहा है। और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। हम किससे विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं? जैसे पहले अत्यधिक गर्मी पड़ने पर लोग हाथ से पंखे या पंखा चलते थे, तो उसमें खुद को भी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे पंखों का प्रयोग हुआ, फिर कूलर का प्रयोग हुआ, और अब एसी भी आ गई। तो धीरे धीरे उनकी वजह से हम विलासी होते जा रहे हैं। हमारे खान पान को ही ले लीजिए। पहले हाथ से अनाज को काटकर फिर हाथ से कूटकर ही अनाज निकाला जाता था, फिर महिलाएं हाथ से ही उसे पीसती थी। लेकिन वर्तमान में इन सब में बदलाव आ गया है। मशीनों से ही कटता है, मशीनों से निकलता है, पिसाई होती है, और धीरे धीरे रोटियां बनाने के लिए भी मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे विलासी होते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। वो सामग्रियाँ, हमारे ऐसा आराम की जो सामग्रियाँ हैं, वो हमें आकर्षित करती है नई नई डिजाइन की देख। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। अब क्या होता है, प्रतिदिन हम जिन चीज़ों को काम में लेते हैं उनके आधार पर, कैसे देखिए, जैसे टूथपेस्ट चाहिए, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए। ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। हम देखते हैं विज्ञापन कि क्या देते हैं उसमें, कि ऐसा टूथपेस्ट है कि दांत है मोती के समान चमकने लगते हैं। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा भी देता है। इस प्रकार से हम विज्ञापन देखकर वही दंत मंजन है वो खरीदने का प्रयास करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, तथा क्या होता है कि 3-4 पेस्ट अलग अलग होते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला कि यह जादू दिखाएगा, तो कैसे कोई बबूल या नीम के गुण है उसमें, किसी में ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत औषधियों का प्रयोग है, उन्होंने मानी है उन वनस्पतियों का, खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा ही होना चाहिए। अब पेस्ट की प्रशंसा करते करते ब्रश की प्रशंसा कर रहे हैं। आपका रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक, अर्थात उनकी सुंदरता के आधार पर। क्या है?
साथ ही साथ भरोसा। आकार, रंग, बनावट, पहुंच, सफाई की क्षमता में अलग अलग है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। पेस्ट किया वही नहीं, माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। बहुत ज़्यादा जिसके विज्ञापन आते हैं और ब्रांड भी अच्छी है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पादन है वो जुड़ जाते हैं। साबुन को ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक थोड़ा खुशबूदार है तो दूसरा दूसरे आधार पर। एक दिन भर आपके शरीर को तारोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। अब अलग अलग है इनके बारे में भी। सुंदर बनाने वाले जो प्रसाधन है वो, एक धूप में भी हम ताज़ा बने रहते हैं, और दूसरा क्या होता है जिसमें पसीना भी रुकता है। तीसरा, जर्मस से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य कि जो सितारे हैं वो किस आधार पर सुंदर रह सकते हैं। उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है, आपके सौंदर्य में निखार ला दे। सम्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, सज्जन महिलाओं की जो सजने की टेबल है उसके वहाँ क्या बताया, 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस में से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा के चिन्ह है। कहती है कि ये पेरिस से मंगवाया हुआ है, समाज में आपकी हैसियत जताता हुआ है कि पेरिस से मंगवाया है, कितनी खुशबू आ रही। पुरुष भी इस भागदौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पाठ का अध्ययन करेंगे। आगामी कक्षा में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन जहाँ तक पढ़ा दिया गया है उसका अध्ययन करें और ईयरफोन लगाकर वीडियो को सुनने का प्रयास करें। साथ ही लेखक परिचय है वह भी करना है। धन्यवाद।